हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार यार। मैं तुषार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल डी कोड पे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए आपकी जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूं। गाइस, आज का वीडियो है IBPS PO इंटरव्यू में जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं उनकी डिटेल्स के रिगार्डिंग। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनको बहुत डाउट होता है कि जो डॉक्यूमेंट मेंशन है उसमें डेट कौन सी होनी चाहिए, कौन सी अथॉरिटी से अटैच करवाना है, किस अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ये इस टाइप के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आज मैं आपके इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लैरिफाई करूंगा। और गाइस, अभी आपका मोस्ट प्रॉब्ली IBPS PO इंटरव्यू कॉल लेटर आउट हो चुका है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके एक हफ्ते में 7 से 8 या 9 दिन में इंटरव्यू शुरू हैं, ठीक है। तो पैनिक करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। IBPS PO डॉक्यूमेंट्स के इस वीडियो में बताने के साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए पूरी लिस्ट लेके आऊँगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की इंटरव्यू में जो आपसे पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग पर्सनल क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस और बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस। एक वीडियो में बैंकिंग अवेयरनेस की ऑलरेडी बना चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आपको पता होने चाहिए और उससे क्वेश्चंस पुट अप होंगे ही होंगे, ठीक है। एक और वीडियो बैंकिंग अवेयरनेस की मैं लेके आने वाला हूँ कल, और कल ही या परसों मोस्ट प्रॉब्ली आपको सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा कि क्या पूछे जाएंगे आपसे या जा सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से आपको आंसर करना है, आपका इंटरव्यू का डे कैसा रहता है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो वीडियो उनके लिए होगा। तो ये सारी वीडियोस अपकमिंग वीडियोस हैं जो आने वाले हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। और नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फर्दर वीडियोस में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि आपको करना क्या है। बात कर लेते हैं यार IBPS PO के डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग इंटरव्यू में जो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने। सबसे पहले तो यार देखिए, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं प्लस एक अटेस्टेड कॉपी, बोलते हैं हर डॉक्यूमेंट की एक अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी आपके सिग्नेचर और डेट के साथ, ठीक है। एक कॉपी की बजाय आप हर डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपीज ले जा सकते हैं, ठीक है। प्लस ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको साइट पे IBPS अपलोड करने के लिए भी बोलता है, ठीक है। तो और अपलोड आप कब तक कर सकते हैं वो भी बता दे रहा हूं। इंटरव्यू जो भी आपकी डेट होगी उससे एक दिन पहले तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो IBPS आपसे मांगता है वो मांगता है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है वो आपको चाहिए होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास नहीं है तो डाउनलोड करने का दोबारा से लिंक ओपन किया जाता है IBPS के द्वारा, ठीक है। तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसी में ये डॉक्यूमेंट के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसी में कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं इसी के साथ ही साथ, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ या तो 10th और 12th के सर्टिफिकेट से आपकी जान ली जाती है, उसमें मेंशन होती है, ठीक है। 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट पे, या बर्थ सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है, या बोल रहा हूं मैं और, ठीक है। या तो 10-12 मार्कशीट चाहिए, नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। 10-12 की वैसे तो सबके पास ही होती है यार, होगी क्यों नहीं, ठीक है। दूसरा है आपको मार्कशीट्स में मैं आपको बता दे रहा हूं, ये डाउट होता है बहुत सारे बच्चों को, प्रोविजनल डिग्री चलेगी या नहीं चलेगी, और मार्कशीट मेरे पास है नहीं, या फाइनल डिग्री अभी आई नहीं है, प्रोविजनल डिग्री है मेरे पास, तो इंटरव्यू अब देने से मना ना कर दिया जाए। तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं जो डॉक्यूमेंट नाम ले रहा हूं वो सारे चलेंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट्स हर सेमेस्टर की, ठीक है, या साल की, जैसे जो भी आपके कॉलेज ने इशू करी हो, या कंसोलिडेटेड मार्कशीट 4 साल की इकट्ठी मार्कशीट आपको एक बार मिल गई हो, या फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट रिगार्डिंग ग्रेजुएशन। इन 4 में से अगर कोई भी एक चीज है आपके पास तो आपको इंटरव्यू में अपीयर होने दिया जाता है। ध्यान रखिए एक चीज, जिनके पास भी प्रोविजनल डिग्री है या प्रोविजनल मार्कशीट्स हैं उनको अभी तो इंटरव्यू में अपीयर होने दिया जाता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको PNB मिलता है तो PNB आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा जिसमें आपको प्रोविजनल मार्कशीट नहीं चलेगी उस टाइम पे, फिर आपको फाइनल मार्कशीट लानी ही पड़ेगी यूनिवर्सिटी से। अंडरस्टूड? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चल जाएगी, ठीक है। और आपकी मार्कशीट पे जो भी डेट पड़ी होती है, मार्कशीट पे या डिग्री पे जो भी डेट पड़ी है वही डेट मानी जाती है कि उसी डेट को आप ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, दो डॉक्यूमेंट हो गए, प्रूफ ऑफ DOB हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मार्कशीट हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है कास्ट सर्टिफिकेट SC ST और OBC के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, और EWS के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, उनके लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट यार IBPS की नोटिफिकेशन में आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, SC ST और OBC नोटिफिकेशन, आई एम सॉरी, SC ST और OBC कास्ट सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस।
तो गाइज कास्ट सर्टिफिकेट में यार जो फॉर्मेट होता है स्टेट फॉर्मेट होता है और सेंट्रल फॉर्मेट होता है। सेंट्रल फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो नोटिफिकेशन में लास्ट में सारे फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिनके साइन होने चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट में वो भी मेंशन है। तो मेनली जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप कोशिश यही करिए कि आईबीपीएस के फॉर्मेट के हिसाब से लेके जाएं। ठीक है, वेबसाइट पे प्रोफॉर्मा अवेलेबल है। एक चीज और, ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं, दो तरीके के ओबीसी कैंडिडेट्स होते हैं, एक जिनकी कास्ट स्टेट लिस्ट के हिसाब से ओबीसीज में आती है और एक होते हैं जिनकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से ओबीसीज में आती है। तो जो स्टेट में ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो एप्लीकेबल ओबीसी उन पे नहीं होगा। सेंट्रल लिस्ट में जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन पे ओबीसी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यार स्टेट में अगर आपकी कास्ट आती है तो एक पीले रंग का सर्टिफिकेट आई थिंक उत्तर प्रदेश इशू करता है। ठीक है, ओबीसी के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है जिस पे लिखा रहता है ऊपर उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है, उसी सर्टिफिकेट को देख के आपका आईबीपीएस फॉर्मेट के सर्टिफिकेट पे जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो स्टैंप और साइन करती है। ठीक है, तो आपको पहले स्टेट का बनवाना होता है, फिर उस वाले सर्टिफिकेट के बेस पे ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का सर्टिफिकेट बनता है। अंडरस्टूड। कोशिश करिए ये सर्टिफिकेट लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन से पहले के हों। जो नोटिफिकेशन आईबीपीएस का आया था, सॉरी, उसकी लास्ट डेट से पहले। अगर उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे ही अभी 1 महीने पहले आपने सर्टिफिकेट बनाया होगा तो आईबीपीएस उसमें भी कोई दिक्कत नहीं करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार ईडब्ल्यूएस के इनकम और एसेट सर्टिफिकेट की। उसमें चाहिए होता है वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेंशन्ड है, प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन देख लीजिए। उसमें जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट शो करना होता है और वो जो सर्टिफिकेट होगा वो फाइनेंशियल ईयर अभी 25 से 26 चल रहा है ना, 24 से 25 का होना चाहिए। अंडरस्टूड। ये नोटिफिकेशन आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बात हो गई कास्ट सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आईबीपीएस के नोटिफिकेशन के साथ दिया हुआ है उसी फॉर्मेट को कोशिश करिए ले जाने की, उसी फॉर्मेट में। अंडरस्टूड। ठीक है, एक सर्टिफिकेट्स फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो है मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वंस अगेन नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। ठीक है, जो पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स हैं, जिनको भी अफेक्ट हुआ है उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ डीएम मांगा हुआ है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपको आईबीपीएस की साइट पे फिर से मिल जाएगा नोटिफिकेशन के साथ। उस पे डीएम ऑथराइजेशन चाहिए, डीएम के साइन और स्टैम्प चाहिए। ठीक है, तो ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसमें डीएम है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए जो सर्विस बुक है या डिस्चार्ज, जो सर्विस रिकॉर्ड बुक है या डिस्चार्ज बुक है, अलॉन्ग विद आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर, अलॉन्ग विद पीपीओ ऑर्डर। ठीक है, ये आपको चाहिए होगा जिसमें पूरी सर्विस डिटेल्स आपकी मेंशन होंगी। और या जो वर्किंग है, जो अभी डिफेंस में करंट वर्किंग डिफेंस पर्सनल है, उनके लिए सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, स्टेटिंग योर रिलीविंग स्टेटस, जिसपे लिखा होगा कि आप इस पर्टिकुलर डेट को रिलीव हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्ली डेट आपको जब कॉल लेटर आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगी। ठीक है, कि आपको कौन सी डेट मेंशन करनी है कि आप जून तक रिलीव हो जाएंगे, मई तक हो जाएंगे या इस डेट तक हो जाएंगे आगे आने वाली। समझ आ गई बात? ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूं रिगार्डिंग एनओसी या वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एनओसी किसको बोलते हैं? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को हम एनओसी बोलते हैं। ये होती किनके लिए है? जो अभी कैंडिडेट्स किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर, क्वाजी स्टैटिक गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वर्किंग है, उनको एनओसी देनी पड़ती है अपने करंट एम्प्लॉयर के द्वारा इशू करी हुई, जिसमें मेंशन होता है कि उनके इंटरव्यू में अपीयर होने से, उनके एम्प्लॉयर को इंटरव्यू में अपीयर होने से कोई समस्या नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये उनको देनी ही होती है। ठीक है, जो अभी वर्किंग है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, अंडरस्टूड। और अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट क्वाजी स्टैटिक या पीएसयू में काम किया या इवन प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है और आपने मेंशन किया है नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कि आपको ये वर्क एक्सपीरियंस है या आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम किया है, तो उन लोगों को वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो रिलीविंग लेटर होता है और फाइनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय योर प्रीवियस एम्प्लॉयर होता है, वो भी देना कंपलसरी है। कंपलसरी किनको है? जिन्होंने काम किया हुआ है। अब एक चीज और, जिन्होंने काम किया तो है लेकिन नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन भरते टाइम उन्होंने बताया नहीं है कि हमने काम किया है, तो यार अब आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं या नहीं देते हैं, या टोटली डिनाई कर जाते हैं कि छोड़ो हम नहीं दे रहे, लगा ही नहीं रहे कहीं पे। अंडरस्टूड? ये टोटल फिर आपकी चॉइस है।
ठीक है। अब मैं ऐसे लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यार कोशिश करो, मत शो करो अगर आपने नहीं कहीं बताया है कि आपने पहले कहीं काम किया है, बिकॉज इंटरव्यू में डायरेक्टली आपके वहां से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। बाकी आगे जब आप ज्वाइन करते हैं, वेरिफिकेशन होता है, जब आपका जो वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन और ये सारी चीजें कंडक्ट की जाती हैं, तो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी पूछा जाता है। अंडरस्टूड। तो अपने लिए अगर आप चीजें सीधी सिंपल रखना चाहते हैं तो आपको मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग बताने की कोई नीड नहीं है, अगर आपने कहीं पे भी ये डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है कि आपने पहले कहीं काम किया है। अगर यार आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ कभी बताया है, एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है कि यू हैव वर्क समवेयर एल्स अर्लियर, देन ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोड्यूस दिस वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अंडरस्टूड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, ये अगला जो आ जाता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही हैं, ले जाने हैं। अगला जो पॉइंट है, आपको चाहिए प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर, इंटरव्यू कॉल लेटर आप ले ही जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए, ये आप ध्यान से लिख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, लिख लीजिए एक जगह पे, और आपके कॉल लेटर में तो मेंशन है ही है सारी चीजें। करंटली वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आप ले जाएंगे, जिसमें वैलिड आईडीज इन्होंने मेंशन करी है, पैन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, बैंक पासबुक जिसपे फोटो छपी होनी चाहिए, फोटो चिपकी होनी चाहिए। एक चीज और, बैंक पासबुक जिसपे फोटो चिपकी होती है सिर्फ वही मान्य नहीं होती, उस फोटो पे या उस पासबुक पे बैंक का स्टैंप मोहर चाहिए होती है। ठीक है, सील स्टैंप चाहिए होती है उस पासबुक पे। ऐसे ही आप ले जाएंगे बैंक पासबुक अपनी फोटो चिपका के, तो वो मान्य नहीं होती है। ठीक है, अंडरस्टूड। फोटो आईडी किसी भी गैजेटेड ऑफिसर ने फोटो आईडी इशू करी हो, या किसी भी ये है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एमपी एमएलएस होते हैं, इन्होंने फोटो आईडी अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे इशू करी हो, तो वो वैलिड है। ठीक है, आपके करंट कॉलेज की आईडी वैलिड है, कॉलेज आईडी जो अभी चल रही है इनिशियली। ठीक है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज आईडी चल रही है। ठीक है, राशन कार्ड या लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्लैरिटी हो गया आई थिंक। अब अगर आपका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर आपका किसी भी पीरियड में इस प्रोसेस में या पहले आपका नाम चेंज हुआ है, 10th की मार्कशीट में अलग है और इस टाइम पे आपका नाम अलग है, तो ऐसे केसेस में जनरली ये होता है फीमेल्स के साथ, अगर उनकी मैरिज हो चुकी है तो उसके बाद उनका नाम या सरनेम चेंज हो जाता है, तो उस केस में आपको इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए, जिसमें आपको ओरिजिनल गजट का नोटिफिकेशन होता है। गजट में अगर आपने नोटिफाई करवाया है कि मैंने ये नाम बदल चुका है, पहले ये नाम था, तो वो नोटिफिकेशन, या आपका मैरिज सर्टिफिकेट, या एक एफिडेविट जिसपे आप ये डिस्क्लोज करेंगे कि पहले मेरा नाम ये था और शादी के बाद मेरा नाम ये हो गया है, इस रीजन से मैंने नाम चेंज करवाया। इन 3 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपका चल जाएगा। अंडरस्टूड। बात कर लेते हैं ट्रैवल फेयर की। डॉक्यूमेंट्स आपके खत्म हो चुके हैं, बात कर लेते हैं ट्रैवल फेयर की। तो यार जो आउट स्टेशन SC कैंडिडेट्स हैं और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, उनको 2nd क्लास ट्रैवल फेयर दिया जाएगा, टू एंड फ्रो, आने और जाने दोनों का। ठीक है, लेकिन ये किसको नहीं, या जो आपका एक्चुअल एक्सपेंस लगा है, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको दिया जाएगा शॉर्टेस्ट रूट का। ये नहीं आप घूम फिर के यात्रा करके चले आ रहे हैं और घूम घाम के आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं IBPS आपको पैसे देगा, तो ऐसा नहीं है यार, शॉर्टेस्ट रूट का। ठीक है, और आपको अपना जर्नी प्रूफ भी शो करना होगा, टिकट्स वगैरह शो करने होंगे। ठीक है, सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स को, और इनमें से भी जो SC ST या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, अगर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सेक्टर या कहीं पे भी वर्किंग हैं, तो उनको ये भी नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड। ठीक है, अब IBPS PO डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है, तो आई थिंक मैंने यार आपके सारे डाउट क्लियर कर चुका हूं इस वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई टू यू एट द अर्लीस्ट। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। एंड वंस अगेन, द कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू, I personally believe that you are capable enough to showcase your talent in front of anyone, be it scale 4, be it scale 5, be it scale 7, और be it any individual। ठीक है, तभी आप इंटरव्यू में पहुंचे हो आई थिंक। ठीक है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, therefore don't पैनिक। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक मत करें आप। ठीक है, आराम से इंटरव्यू दें, और इन 6 से 7 दिनों में आपके लिए इतने वीडियोस लेके आऊंगा इंटरव्यू के, जिससे आपके आई थिंक पूरा डर निकल जाएगा इंटरव्यू के लिए, और आपको किस तरीके से क्वेश्चन आंसर करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन आपने फॉर्म किया और आप उसका आंसर फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू इन फॉर्मुलेटिंग दैट आंसर फॉर यू। अंडरस्टूड? किस तरीके से आपको बोलना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो गाइज वंस अगेन एट लास्ट आई वुड लाइक टू से डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, मैं आपकी जर्नी बहुत बेहतरीन बनाने वाला हूं यार। ठीक है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि मेरे वीडियोस
मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक पहुंच सकें। एंड वंस अगेन गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।